हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ द शॉक। तो चलो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज शॉक? इट इज एन एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ वाइड स्प्रेड एंड सीरियस रिडक्शन ऑफ टिश्यू परफ्यूजन। एक ऐसी कंडीशन जहां पे आपके पर्टिकुलर टिश्यू के पास प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा ही नहीं पाता। इफ इट इज प्रोलॉन्ग इट विल लीड टू जनरलाइज इंपेयरमेंट ऑफ सेलुलर फंक्शन। अगर यही चीज बहुत लंबे समय के लिए चलती रही तो एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा, वो जो सेल है अपना जो नॉर्मल फंक्शन है वो कर नहीं पाएगी, उसका नॉर्मल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा। सो अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अगर हम कहते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स के कारण किसी पर्सन की डेथ हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? दो रीजंस है। एक तो है हाइपोटेंशन, दूसरा है हाइपोपरफ्यूजन। दोनों में क्या फर्क है? हाइपोटेंशन मतलब एन एक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है अगर वो बहुत कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन। जनरली उसे हम हाइपोवॉलेमिया के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम है तो उसी के कारण आपको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम है हाइपोपरफ्यूजन। परफ्यूजन मतलब एक पर्टिकुलर टिश्यू के पास कितने अमाउंट में ब्लड जा रहा है। अगर वो बहुत कम जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोपरफ्यूजन। इफ अनकॉम्पेंसेटेड, अगर इन प्रॉब्लम को बॉडी खुद से ठीक ना करे देन द मैकेनिज्म में लीड टू इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड डेथ। और इसके कारण क्या होगा? सेल का जो अपना मेटाबॉलिज्म पाथवे है वो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगा और उसी के कारण उस सेल की डेथ हो सकती है। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ शॉक आर दी। तो हम कहते हैं कि शॉक का प्रॉब्लम हुआ है तो वो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? It results of stimulation of sympathetic and neuroendocrine stress response। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको शॉक जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, न्यूरोएंडोक्राइन स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ेगा। इट में लीड्स टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी एंड एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। अब यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स में कॉमनली हो क्या रहा है? ऑक्सीजन का सप्लाई डिक्रीज हो रहा है जिसके कारण आपके जिस भी ऑर्गन को एक पर्टिकुलर काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। और इसी के कारण आपको शॉक के ये सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे जिसमें एंड ऑर्गन डिसफंक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है। अब ये एंड ऑर्गन डिसफंक्शन मतलब क्या? जिस ऑर्गन के पास आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था वो भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो दीज आर दी इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स फॉर शॉक। तो शॉक के टाइप्स कितने हैं देखो। पहला है हाइपोवॉलेमिक शॉक, दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक एंड तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के तीन सब पार्ट्स है, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड एनाफाइलैक्टिक शॉक। तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ शॉक। अगर आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आप कैसे ठीक करोगे? पहला है आइनोट्रोपिक एजेंट, एन एजेंट दैट चेंजेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक ऐसा ड्रग कि जो आपके मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन को चेंज कर देता है। वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दोगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है वैसोप्रेसर एजेंट, ऐसा एजेंट जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज वैसोप्रेसर एक्टिविटी। तीसरा है क्रोनोट्रोपिक एजेंट, ऐसा एजेंट कि जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा। एंड द लास्ट वन इज ड्रोमोट्रोपिक एजेंट, ऐसा एजेंट विच इंक्रीजेस कार्डियक कंडक्शन वेलोसिटी। तो ये चार कैटेगरीज के ड्रग्स को हम मेनली यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ानी है तो आइनोट्रोप को यूज करो, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करना है तो वैसोप्रेसर को यूज करो, हार्ट रेट को इंक्रीज करना है तो क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी आपको मिलेगी। एंड ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट जब भी आपको मिलता है उसका मतलब ये होगा
कंडक्शन वेलोसिटी जो आपके हार्ट के थ्रू होती है वो बढ़ जाएगी। तो दीज आर दी 4 बेसिक ट्रीटमेंट लाइंस फॉर शॉक। तो पहला ड्रग है नॉरएपिनेफ्रिन। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड वैसोप्रेसर एजेंट। ये ऐसा एजेंट है जो मोस्ट कॉमनली हम शॉक की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। अब इसकी एक्टिविटी देखो, ये अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ एक पोटेंट एगोनिस्टिक एक्टिविटी देता है, जिसके कारण आपके ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड परफ्यूजन बढ़ेगा, जिसके कारण आप शॉक की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा है रिजल्टेंट इंक्रीज इन सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस विच कॉजेस राइज इन ब्लड प्रेशर। अल्टीमेटली आपके ब्लड वेसल के अंदर जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा एंड दैट विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन द ब्लड प्रेशर। तो इसका स्टैंडर्ड डोज कितना है? 4 मिलीग्राम इन 50 ml। दिस इज द स्टैंडर्ड डोज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इन ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक। एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करना है तो उस ड्रग का कितना डोज आपको लेना पड़ेगा? सो 4 mg इन 50 ml, दैट इज 0.08 मिलीग्राम पर ml। इतना ड्रग सफिशियंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड ये किसके लिए है? नॉरएपिनेफ्रिन। दूसरा है एपिनेफ्रिन। अब दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट एंड एनाफाइलैक्सिस। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है या एनाफाइलैक्सिस की प्रॉब्लम है तो इन कंडीशन में एपिनेफ्रिन को मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। अब इसकी एक्टिविटी देखो। फर्स्ट, अल्फा 1 एगोनिस्टिक एक्टिविटी, इट इंक्रीजेस सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तो ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ये बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर भी एक्ट करता है, जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ेगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा। बीटा 2 एक्टिविटी, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन। अगर ये बीटा 2 के साथ कनेक्ट करता है तो इसके कारण आपके ब्रोंकियल्स के स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो सकती है। तो इसका स्टैंडर्ड डोज कितना है? 10 मिलीग्राम इन 50 ml। दिस इज द स्टैंडर्ड डोज ऑफ एपिनेफ्रिन इन ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गनशॉट पॉइंट्स फॉर एपिनेफ्रिन। अब आता है डोपामिन। ये एक वैसोप्रेसर एजेंट है। डोपामिन जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट है, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। इट इज यूज इन कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक। तो जो हम 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करने जाने वाले हैं, एक तो कार्डियोजेनिक शॉक है, दूसरा सेप्टिक शॉक है। इन्हें ट्रीट करने के लिए डोपामाइन को मेनली यूज करते हैं। रिसेप्टर स्टिमुलेशन डिपेंड्स अपॉन डोज गिवन। तो वो रिसेप्टर को कितना स्टिमुलेट करेगा ये डिपेंड करता है कि आपको डोज कितना दिया है। फिर आता है डोब्यूटामाइन, अ सिंथेटिक कैटेकोलामाइन। ये बेसिकली हमारे बॉडी का नेचुरल केमिकल नहीं है, इसे लैब में सिंथेसाइज किया गया है। तो ये एक सिंथेटिक कैटेकोलामाइन है। बीटा 1 स्टिमुलेशन जब भी ये क्रिएट करेगा, इट विल इंक्रीज हार्ट रेट। जब भी ये बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, इसके कारण हार्ट रेट बढ़ेगा एंड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी बढ़ जाती है। याद रखना, बीटा 1 रिसेप्टर जब भी एक्टिवेट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होगा एंड हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा। बीटा 2 मीडिएटेड वैसोडाइलेशन, जब भी ये बीटा 2 रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करता है ऑन ब्लड वेसल्स, इसके कारण हमारे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं। रिडक्शन इन मीन अट्रियल प्रेशर इज कॉमन विथ डोब्यूटामाइन। तो जो अट्रिया का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और वहां से जो प्रेशर क्रिएट होगा, और दोनों अट्रिया के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है उसका जो मीन है उसे वो कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है, विच इज द कॉमन इफेक्ट सीन विद द डोब्यूटामाइन। फिर आता है वैसोप्रेसिन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको हम कह सकते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट कॉजेस इंक्रीज इन परमेबिलिटी इन द डीसीटी एंड सीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये 2 ऐसे सेक्शन हैं जहां पे परमेबिलिटी बढ़ती है, मतलब वाटर का रिटेंशन बढ़ेगा विद द हेल्प ऑफ V2 रिसेप्टर एक्टिविटी। तो इसके कारण क्या होगा, अगर आपको हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बॉडी के अंदर बढ़ रहा है।
V1 receptor present in the smooth muscles of arteriolar wall and stimulation causes smooth muscle contraction and vasoconstriction. तो V1 रिसेप्टर जो है वो आपके आर्टरीज के अंदर है, तो जब भी वैसोप्रेसिन उनके ऊपर जाके एक्ट करता है इसके कारण वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ वैसोप्रेसिन इन डिफरेंट लोकेशंस. तो यहां तक जो था हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइपोवॉलेमिक शॉक को. इंट्रोडक्टरी पॉइंट, improper tissue perfusion as a result of severe loss of blood or other fluid from the body or inadequate fluid intake, any of which decreases intravascular volume. तो अगर आपके ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं. एक, इम्प्रॉपर टिश्यू परफ्यूजन, आपके टिश्यू के पास प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा नहीं रहा है क्योंकि एक तो ब्लड लॉस हुआ है और अदर फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. एक तो ब्लड लॉस हुआ है या अदर कोई फ्लूइड आपके बॉडी से कम हुआ है या आप बहुत कम मात्रा में फ्लूइड का इंटेक करते हो. तो इसमें से कोई भी एक कॉज आपके ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी के कारण आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा. अब इसके पीछे कुछ कॉमन कॉजेस भी है जैसे कि हेमोरेगिक शॉक, मतलब यहाँ पे एक्यूट ब्लड लॉस हो सकता है, आपको बर्न्स के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड डायरिया. ये तीन मेन फैक्टर है जिसके कारण ब्लड का वॉल्यूम कम हो सकता है, जिसमें मेजर फैक्टर है हीमोरेगिक शॉक. फिर इसमें क्लासिफिकेशन है, एक है हीमोरेगिक, दूसरा है नॉन हीमोरेगिक. हीमोरेगिक तब होगा जब आपको इंजुरी होगी, ट्रॉमा होगा और ब्लड लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड एज हीमोरेगिक शॉक. दूसरा है नॉन हीमोरेगिक शॉक. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस, डायरिया, वॉमिटिंग, पॉलीयूरिया, इंक्रीज इन यूरिनेशन, फ्लूइड रिडिस्ट्रीब्यूशन, बर्न्स एंड एनाफाइलैक्सिस. तो यहाँ पे दो क्लासेस के ब्लड लॉस हो सकते हैं, एक तो थ्रू ब्लीडिंग है या नॉन हीमोरेगिक है जिसमें अदर फ्लूइड्स का एक्सक्रीशन होता है. तो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोवॉलेमिया. तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है. पहला है एंजाइटी, रेस्टलेसनेस एंड अल्टर्ड मेंटल स्टेट, क्योंकि वहां पे आपके पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स को, स्पेसिफिकली सीएनएस को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं जा रहा है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा. फिर आता है हाइपोटेंशन, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इम्प्रॉपर पल्स रेट, कूल एंड क्लैमी स्किन, मतलब आपकी स्किन वेट हो जाती है, रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन, आपका रेस्पिरेशन एबनॉर्मल हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, आपका ब्लड बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, तो ब्लड का वॉल्यूम अगर कम है तो धीरे धीरे करके आपका बॉडी टेम्परेचर भी घट जाएगा. थर्स्ट एंड ड्राइनेस ऑफ द माउथ, आपको बहुत प्यास लगेगी एंड ओरल कैविटी में ड्राइनेस आने वाली है. तो दीज आर दी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक. तो इसके कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं. एक तो एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज बढ़ेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी, हाइपर वेंटिलेशन, आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल करेगी ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी में आ जाए, वैसोएक्टिव हार्मोन रिलीज जैसे कि एंजियोटेंसिन, वैसोप्रेसिन, एफिनेफ्रिन, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर में इंप्रूवमेंट हो जाए. कोलैप्स हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है. रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल टिश्यू, तो आपका जो टिश्यू के अंदर फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां से फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में लाया जाएगा. या रीसॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेल्युलर टू एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस. अब रीसॉर्प्शन मतलब क्या है, आपके सेल के अंदर का जो भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस में छोड़ा जाएगा. तो दीज आर दी सम कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स फॉर हाइपोवॉलेमिक शॉक. या और एक चीज की जा सकती है, रीनल कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो आपका जो भी बॉडी वाटर है या इलेक्ट्रोलाइट्स है इनको एक्सक्रीट नहीं होने देना है, तो यहाँ पे एंटी डायरेटिक हार्मोन अपना मेन काम करेगा. तो दीज आर दी कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स फॉर हाइपोवॉलेमिक शॉक. अब डायग्नोसिस कैसे करोगे. सी, इन द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रॉमा पेशेंट, जिनको इंजुरी हुई है जिसके कारण उनका ब्लड लॉस हुआ है, तो वहां पे
इंजुरी के पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा, विच हेल्प टू डायरेक्ट इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। तो उस इंजुरी के अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना पॉसिबल है। ब्लड लॉस सफिशिएंट टू कॉज शॉक इज जनरली ऑफ लार्ज वॉल्यूम। अगर आपको शॉक की प्रॉब्लम होती भी है तो उसके पीछे रीजन ये होगा बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हुआ है, आइदर एक्सटर्नल थोरैसिक और इंट्रा एब्डोमिनल और रेट्रोपेनियल या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जहां पे मेजर अमाउंट में ब्लड लॉस हो सकता है। इंट्रा थोरैसिक मतलब चेस्ट सेक्शन में, इंट्रा एब्डोमिनल एब्डोमिनल पोर्शन, रेट्रोपेरिटोनियल दैट इज योर नियर टू किडनी एंड लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। तो इन कंडीशंस में ज्यादा अमाउंट में अगर ब्लड लॉस होता है तो आपको हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक ट्यूब थेरेक्टोमी may be indicated in the unstable patients based upon clinical findings and clinical suspicion। मतलब आपके थोरैक्स सेक्शन में इंसिजन देके अगर किसी चीज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां से भी पता लगा सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये जनरली अनस्टेबल पेशेंट में किया जाता है। फिर है चेस्ट रेडियोग्राफ्स, पेल्विक रेडियोग्राफ एंड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू शॉक की सिवियरिटी को हम जान सकते हैं। तो चेस्ट का रेडियोग्राफी कर सकते हैं, पेल्विक सेक्शन की रेडियोग्राफी कर सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड से भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करोगे? ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो। एक तो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दो, या दूसरा टिश्यू के परफ्यूजन को इंक्रीज कर दो, ब्लड सप्लाई को बढ़ा दो। तो एक्शन प्लान में क्या रहेगा? एक्शन plan of action should be based upon primary problem, adequate fluid replacement, improving myocardial contractility and correcting acid base distribution। तो हम 4 तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पहली तो प्रॉब्लम को समझो, फिर एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड आप उस पर्सन को कंज्यूम करने के लिए दे दो, फिर इंप्रूव द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर दो, एंड लास्ट एसिड बेस बैलेंस को री इस्टेब्लिश करना है। तो दीज आर दी 4 प्लान ऑफ एक्शंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द शॉक। और एक प्रोसीजर है रिसुसाइटेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन एन एक्यूटली इल पेशेंट। ये भी एक पॉसिबिलिटी है जहां पे अगर पेशेंट ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पा रहा है तो उसको एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के थ्रू ब्लड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मदद की जाती है, जहां पे चेस्ट सेक्शन में थोड़ा सा प्रेशर लगा के ब्लड सप्लाई एंड ब्रेन को फिर से एक्टिवेट किया जाता है। तो उसको कहते हैं रिसुसाइटेशन प्रोसेस। तो ये थे कुछ मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक। तो ऑपरेटिव मेथड्स में क्या है? एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। तो आपको किसी भी तरह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा बाय टेकिंग इन्फ्यूजन ऑफ द फ्लूइड। और कुछ ड्रग्स को भी यूज कर सकते हैं। एक तो है क्रोनोट्रोपिक एजेंट जो हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, या आइनोट्रोपिक एजेंट्स जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो दीज आर दी सम मेथड्स टू कंट्रोल हाइपोवॉलेमिक शॉक। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को। तब तक के लिए रिवीजन करना। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।